अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज सबसे पहले हमें बात करनी है रूस और यूक्रेन जंग की। बताना आपको ये है कि ये जंग जो है ये 12वें रोज़ में दाखिल हो गई है। रूस ने दारुल हुकूमत कीव समेत 4 शहरों में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन दूसरी जानिब इन 4 शहरों के अलावा देखने में यह आया है कि दीगर मकामात पर रूस की जानिब से बमबारी और शेलिंग की इत्तलात अभी तक मौसूल हो रही हैं। दोनों फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी है। दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात के तीसरे दौर का भी आगाज़ हो रहा है। इन मुज़ाकरात का मकाम भी खुफिया रखा गया है। चीन ने बढ़ती कशीदगी को रुकवाने के लिए फरीकैन में सालसी की पेशकश कर दी है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बीजिंग की जानिब से यूक्रेन में इमदादी सामान भिजवाने का ऐलान किया गया है। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद-ओ-शुमार भी सामने आए हैं। ये अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक 4 से ज़्यादा शहरी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल हैं। 400 से ज़्यादा 406 जो शहरी हैं वो इसमें अभी तक हलाक हुए हैं। शहरियों की नकल मकानी भी जारी है और पोलैंड पहुंचने वाले शहरियों की तादाद जो है वो 10 लाख से तजावुज़ कर गई है। अगर हम रुख कर लें नाज़रीन आलमी मंडियों का, तो आलमी मंडियों में इस जंग के असरात जो हैं, जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी उससे पहले ही पहुँचना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल हो, दीगर पेट्रोलियम मसनूआत हों, उनकी कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। गंदम में भी 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है उसकी कीमत में। हत्ता कि सोना भी $2000 फ़ी औंस से तजावुज़ कर चुका है। 12 रोज़ की जंग जो है ये हो चुकी है, 13वें रोज़ में दाखिल होने वाली है। अभी तक क्या सिचुएशन है इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर हमारे साथ असद महमूद साहब मौजूद होंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। रूस और यूक्रेन में जंग 12वें रोज में दाखिल हो चुकी। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव, मारियुपोल और सोमी में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की, जिसमें शहरियों को इनखला की इजाजत दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक खौफजदा यूक्रेनी शहरी मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। पोलैंड में 10 लाख से ज्यादा शहरी पहुंचे। 20,000 से ज्यादा यूक्रेनी शहरी तुर्की पहुंचे हैं, जबकि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेनी शहरियों के लिए वीजे में नरमी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। जंग बंदी के अलावा दीगर इलाकों में रूस की बमबारी और शेलिंग जारी है। यूक्रेनी और रूसी अफवाज में लड़ाई भी हो रही है। दारुल हुकूमत कीव के करीब बमबारी में एक ही खानदान के 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। यूक्रेन की वजारत दिफा का दावा है कि 24 फरवरी से अब तक यूक्रेन में रूसी फौजियों की हलाकतों की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई है। रूस के 290 टैंक, 999 बख्तरबंद जंगी गाड़ियां, 117 आर्टिलरी सिस्टम, 50 रॉकेट लॉन्चर्स, 23 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 40 तैयारे, 68 हेलीकॉप्टर, 454 गाड़ियां, 3 जंगी जहाज और 60 फ्यूल टैंकर्स भी तबाह किए गए हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक 360 आम शहरी हलाक, जबकि 760 जख्मी हो चुके हैं। यूरोपीय यूनियन की सदर ने रूसी फौज की तरफ से मुमकिन जंगी जराइम के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। कई रोज से जारी जंग ने आलमी मंडियों को अपने भी लपेट में ले रखा है। रूस के तेल पर पाबंदी की खबरों के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 139.13 की सतह पर पहुंच गई, जिसके बाद फिर 125.5 पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $130 फी बैरल पर पहुंची, जो 2008 के बाद बुलंद तरीन सतह है। गैस की कीमत $5 फी MMBTU की सतह उबूर कर गई। उधर चीन ने फरीकैन से जरूरत पड़ने पर सालसी की पेशकश की है। चीन की जानिब से यूक्रेन को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान भिजवाने का ऐलान किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने सिफारती सतह पर मुज़ाकरात जारी रखने के मुतालबे को दोहराया है। दोनों मुल्कों की वफूद में मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी हो रहा है। वफूद ने आखिरी बार मगरबी बेलारूस के इलाके में अमन मुज़ाकरात के 2 दौरों के लिए मुलाकात की थी। शहरियों की इनखला में सहूलत फराहम करने के लिए मारियुपोल और वोलोनवाका के जंग ज़दा शहरों में इंसानी हमदर्दी की राहदारियों के क़याम पर इत्तफाक किया था। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस में मुजाहरे भी जारी हैं। रूसी पुलिस ने जंग मुखालिफ मुजाहरों पर 5000 अफराद को हिरासत में ले रखा है। जंग का 12वां रोज़ और मुज़ाकरात का तीसरा दौर, इस पर बात कर लेते हैं असद महमूद साहब से। सीनियर एक्सपर्ट हैं, बैनुल अक़वामी उमूर पर बड़ी महारत रखते हैं, अक्सर हमारे साथ मौजूद होते हैं, आज भी हैं, वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम आसमा, आप खैरियत से हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। असद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। असद महमूद साहब, फरमाइएगा, ये जो अब हम तीसरे दौर की सुन रहे हैं, मुज़ाकरात का तीसरा दौर, इसमें नया क्या है? सर्टनली कोई नई ऐसी चीज़ नज़र तो नहीं आती, और नीदर वी कैन से कि नहीं कोई सिचुएशन के अंदर बेहतरी आए। वाई बिकॉज इससे पहले भी आपसे डिस्कशन होती रही, जो कि रशिया के अहदाफ हैं, और फिर उसने जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट दी है कि जी इनको चाहिए यूक्रेन को कि किसी सूरत के अंदर भी वो हमें कमिटमेंट दे कि वो नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। क्रीमिया जो है इट इज़ पार्ट ऑफ द रशिया, जो डोनाबस की रियासतें हैं उनको एक लिहाज से इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे एक्सेप्ट किया जाए, और सर्टनली और नाटो की इस तरफ नहीं आने दिया जाए। ईस्टवर्ड मूवमेंट की उन्होंने बात की। तो यही तो वो सारी चीज़ें जिसके आज देखें ना कि क्या सिचुएशन जो है, स्पेशली आप ईस्ट यूक्रेन के अंदर इस वक्त जो देखते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपकी जो रिपोर्ट भी मैंने देखी, 15 लाख से जायद लोग जो हैं वो अपने घरों को छोड़ के वो जा चुके हैं पोलैंड के अंदर या फिर दूसरे जो ममालिक हैं उसके अंदर। बट आई वुड सिंपली से ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं। मुज़ाकरात भी एक लिहाज से चल रहे हैं। आज मुज़ाकरात इनके बेलारूस के अंदर हो रहे हैं, ये थर्ड राउंड है। इसके बाद लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आउटकम, दो आई एम नॉट वेरी होपफुल अबाउट इट। बट इसके बाद थर्सडे को ये मुज़ाकरात जो हैं ये तुर्की के अंदर होने जा रहे हैं। लेट्स सी कि वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है। बट द कोर इशू वही है जो कि रशिया ने जिस तरीके से अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, कि नेटो की ईस्टवर्ड मूवमेंट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल टू रशिया हकीकत में, और साथ ही किसी सूरत के अंदर भी यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनने देना चाहिए। एंड फॉर दैट आप देख लें कि जिस तरीके से रशिया ने वहाँ पर अपना अटैक माउंट किया है, आज 12 दिन पूरे हो गए, 13वें दिन के अंदर ये एंटर हो रहे हैं। कोई ऐसी सूरत नज़र तो नहीं आती। और आप ये देखिए इस लीडरशिप को, चाहे आप ज़ेलेंस्की की बात करते हैं, ठीक है, आप पुतिन की बात करें, फाइन, ही इज़ वर्किंग एज पर हिज ओन डिज़ाइंस, अपनी प्लानिंग के हिसाब से। लेकिन क्या यूक्रेन के प्रेसिडेंट को सारा कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि अगर इतना ट्रुप्स का इज्तिमा हो रहा है और फिर उन्होंने आगे एक लिहाज से जाना है, एंड ही वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन बिहेस्ट ऑफ वेस्ट, या नेटो की आप बात करते हैं, अमेरिका की आप बात करते हैं। और जब वो वक्त आया तो आज वो तो सारे बड़े आराम से आग सेंक रहे हैं, और जल कौन रहा है? बेसिकली यूक्रेन, ये यूक्रेन के जो लोग हैं वो जल नहीं, रहे तो हैं। आपको नहीं लगता रेस्ट कि यूक्रेन को इसी से सबक सीख लेना चाहिए? ये मुज़ाकरात के इतने अदवार जो हैं, अब ये किस इंतज़ार में हो रहे हैं, जब सबके इल्म में ये बात है असद साहब कि अभी अगर बात की जाए रूस की तो उसकी बुनियाद बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है वो यूक्रेन के मुकाबले में इस वक्त, और यूक्रेन को ही झुकना पड़ेगा। रशिया तो झुकने को तैयार होता तो इस तरह की सिचुएशन ही ना होती। तो फिर किस चीज़ का वेट किया जा रहा है? अभी भी इंतज़ार है यूक्रेनी प्रेसिडेंट को कि मदद करेंगे दैट नेटो, दीगर लोग? देखिए ना, नाटो को तो मेरा ख्याल है इससे पहले तो शायद फिर कुछ थोड़ी बहुत इनकी इज्जत बनी हुई थी कि अच्छा जी नाटो एक बड़ी पोर्टेंट फोर्स है। बट अगर देखा जाए तो नाटो का वजूद इस वक्त रखने का जवाब एक्चुअली कोई नहीं बनता था। बट अमेरिका ने नाटो को इस्तेमाल किया अपने अहदाफ के लिए, मईशत के लिए, तरक्की के लिए, अपनी वॉर इंडस्ट्री को चलाने के लिए, बिल्कुल कि सही। भाई वो जहाज भी बनाएगा, वो शिप्स भी एक लिहाज से बनाएगा, वॉर मशीनरी दूसरी है वो बनाएगा, और फिर मुख्तलिफ जो यूरोपियन ममालिक है वहाँ पर उसके अड्डे हैं वो उन्होंने एक लिहाज से मेन रखने हैं। और फिर वो जो यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं या वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, या फिर जो नाटो के मेंबर्स हैं 30 हैं इस वक्त, उन्होंने जो भी जितना भी बिल है सर्टली वो एक लिहाज से पे करना। अगर आपको याद हो, इससे पहले मैक्सिमम जो बिलिंग थी उसकी, ये जो अखराजात होते थे वो अमेरिका बर्दाश्त करता था। बट देन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी भी नहीं, दिस इज नॉट नन ऑफ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब तो है जितने भी ममालिक हैं नाटो के, उनको अपने एक लिहाज से अखराजात का जो है वो हिस्सा एक लिहाज से देना चाहिए। बट सिंपली से कि जी अब जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? यानी वो आखिरी जो जो शहर बचता है उसकी तबाही और बर्बादी के एक लिहाज से वेट करेंगे। और सर्टली आसमा, जब जंग होती है किसी भी मुल्क के अंदर, दो मुतहारब ममालिक के अंदर, वो ये नहीं देखती वो टैंक का गोला होता है, जहाज से कोई कैनन फायर होता है, या ज़मीन से, या टैंक का कोई राउंड फायर होता है। इट डजंट सी कि कोई उसके आगे कोई इंसान है, बच्चा है, औरत है, या कोई मकान है, या कोई बिल्डिंग है। वो एक एक लिहाज से सिर्फ तबाही और बर्बादी लेकर आता है। और वो जितने भी मनाजर हम मुख्तलिफ शहरों के अंदर देखते हैं यूक्रेन के, सर्टली ये कोई हमारे लिए कोई सेटिस्फाइंग नहीं है, हमारे लिए कोई खुशी का मुकाम नहीं है। बट आई वुड से कि ये सारी दुनिया को, वो जिसको कहते हैं ना एक घिनौना चेहरा आपको वेस्ट का, आपको नेटो का नजर आता है,
कि ये हल्लाशेरी दे के ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ये इससे बहुत मुख्तलिफ सारे ममालिक ममालिक को सबक सीखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जब बहुत सारे जो एटमी हथियार थे, जब उनसे कहा गया, यूक्रेन को यकीन दहानी कराई गई, उससे कहा गया कि जी आप ये हवाले कर दें रशिया के, और उसके बाद जो भी सिचुएशन हुई वो सबके सामने है, जो वादे वईद किए गए थे उन पर अमल दरामद नहीं हुआ है। अच्छा असद महमूद साहब, अब जो भी सिचुएशन है ना, इसका जो खमियाजा है वो हम देख रहे हैं कि गरीब ममालिक को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। आलमी मंडियों पर बड़े गहरे असरात आए हैं, तेल हो, गैस हो, खुराक हो, गंदम हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। अभी दिखाई ये दे रहा है कि सप्लाई चेन जो है वो भी मुतासिर हो सकती है। तो ये तो वो नहीं हो गया कि करे कोई भरे कोई, अमीर ममालिक तो फिर भी उनको तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। व्हाट अबाउट दीज कंट्रीज़ जो बेचारे लोग पिसे हुए हैं, हमारे जैसे ममालिक जो हैं? इसको ना आसमा आविल से कि दो एंगल से ज़रा देखने की ज़रूरत है। जी सर। आप देखें ना, कोरोना की वबा जो पिछले 2 सालों से चल रही थी, इसने अमेरिका को भी और जो यूरोप के ममालिक हैं, जो तरक्की याफ़्ता मुल्क अपने आप को कहते हैं, उनकी मईशत को भी इन्होंने बड़ा सीरियसली इफ़ेक्ट किया कोरोना के हिसाब से अगर देखा जाए। नाउ अब जो नया ये कज़िया, ये जंग शुरू हुई है ऑन बिहेस्ट ऑफ सर्टेनली नाटो या यूरोपियन कंट्रीज़ की वजह से, और अभी मुख्तलिफ तरह के हथियार आप ये देखें ना, अब इस वक़्त जर्मनी जो है वो स्टिंगर मिसाइल भेज रहा है। इमेजिन करें 1000 एंटी टैंक जो मिसाइल जो है रॉकेट्स वो जो है जर्मनी भेज रहा है। अमेरिका उनको इमीडिएटली $350 मिलियन की इमदाद जो है वो फौजी इमदाद वो दे रहा है, जिसके अंदर स्टिंगर मिसाइल आ रहे हैं, बिकॉज़ दे थिंक कि जी यूक्रेनियन वहाँ पर मौजूद होंगे, स्टिंगर मिसाइल शोल्डर फायर होता है वो चलाएँगे और देखेंगे हेलीकॉप्टर वो नीचे गिराना शुरू कर देंगे। बट व्हाट आई से इज़ कि इसके साथ जो आपने तज़किरा किया है, चाहे आप बिल्कुल ऑयल की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, फूड शॉर्टेज की, फूड सप्लाईज़ की बात करते हैं, इसके प्राइस हाइक की बात करते हैं, सर्टेनली इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट एवरी कंट्री। इसमें अमेरिका भी आता है। अमेरिका को चलो थोड़ा-सा साइड पे कर दें। यस, यूरोपियन कंट्रीज सारे के सारे आते हैं। व्हाई? बिकॉज़ अगर पेट्रोल महँगा हुआ है, तो पेट्रोल ने तो हर मुल्क की मईशत को एक लिहाज से डिस्टर्ब किया है। मेटल्स की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं पूरी दुनिया के अंदर, और सर्टेनली रशिया इसके अंदर आप कह सकते हैं कि खुद कफ़ील है। एल्युमिनियम को देख लें, निकल को देख लें, उसकी कीमतें जो हैं, जो आज से कुछ 4, 5, 6 महीने पहले थी, उससे उससे वो दुगना-तिगना जो है एक लिहाज से कीमतें चढ़ गई हैं। बिल्कुल नहीं है। तो सर्टेनली अब ये देखें ना, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? आप ये नोट करें, एक-एक ग्रेटर अगर डिज़ाइन की बात करते हैं अमेरिका की, तो जब ये ओके आप कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का कज़िया ख़त्म हुआ था, तो एट टाइम्स लगता था अच्छा जी नेटो की अफ़ादियत अब उस तरह की नहीं रह गई। हुँ। बट अब नेटो को उसने नए कज़िये के अंदर, यूरोपियंस को एक नए कज़िये के अंदर उलझा दिया है। हुँ। मकसद क्या है कि ये उसके ऊपर डिपेंडेंट रहें। जिस तरह की पॉलिसीज़ हैं अमेरिका की, वो उसी तरीके से इन वेस्टर्न कंट्रीज़ को या यूके को चलना चाहिए। यूके तो एक्चुअली उसका है ही बगल बच्चा, बट मैं अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की, यूरोपियन यूनियन के ममालिक की मैं बात करता हूँ। एक और मैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूँगा। जी प्लीज़। अब देखें ना, ये सारे मुल्क इकट्ठे हो गए नाटो की हुँ। शक्ल के अंदर, यूरोपियन यूनियन की शक्ल के अंदर। आप मुझे ये बताइए कि पिछले अगर 100 साल का भी पीरियड देखते हैं, तो अमेरिका ने और इन वेस्टर्न कंट्रीज ने जिस तरीके से एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर जो तबाही और बर्बादी फेरी, मुख्तलिफ मुल्कों को आपस में लड़ाया, मुख्तलिफ कौमों को आपस में लड़ाया, ये सारा कुछ हुआ। मतलब लाखों नहीं करोड़ों इंसानों को मौत की नींद सुला दिया। वाई? बिकॉज अमेरिका तो इतना बड़ा मुल्क है, इतना दूर है, उसके पड़ोसी इतने कमजोर हैं। अमेरिका तो किसी की तरह का कोई खतरा नहीं है, जी, जी। और वो उसने ये करके रखा कि इन सबको आपस में लड़ाए रखो, हाँ। वेस्ट को अपने साथ रखो, यूके को अपने साथ रखो, और बाकी इन सबको एक लिहाज से लड़ाए रखो। नाउ द टाइम हैज कम आसमा, जब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि नो, अब ये जो ममालिक हैं, स्पेशली मैं समझता हूँ कि चाइना की बात, रशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इवन इंडिया, इनके सोचने की बात है। वो अगर यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं, सोचने की तो बात ये तो सारे है, मिल लेकिन के ऐसा लग रहा है अलमिया ये है, असद साहब आप अग्री करेंगे मेरी बात से शायद, कि अभी तक कोई इस बारे में सोचता दिखाई नहीं देता है, या सोचने के लिए तैयार दिखाई नहीं देता है। अभी तक कोई ऐसा इकट्ठ, कोई ऐसा इत्तेहाद, या जिस तरह से अमेरिका सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है उस तरह की सोच नहीं है। और ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है बहुत सारे ममालिक के लिए, जी, जिस तरह मैं से यूक्रेन के लिए इसमें खतरनाक इसमें साबित हुआ है। आसमा में एक चीज़ है, मैं प्लीज़ एक सर, चीज़ ऐड प्लीज़। करना चाहूँगा। प्लीज़। अगर मेरे जैसा एक आम आदमी ये सारी चीज़ को पढ़ता है, देखता है, सुनता है, और तारीख को समझता पढ़ता है। है, फिर सोचता है कि नहीं, एशिया के ममालिक को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को साथ हमारे चलने की ज़रूरत है। जब ये सारी चीज़ें आती हैं, और मैं ये आपसे कहूँगा, ये जो कज़िया, ये जो जंग शुरू हुई है ऑन बिहेस्ट ऑफ नाटो और स्पेशली अमेरिका अगेंस्ट रशिया और यूक्रेन के अंदर, दिस इज़ एन आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी। यू नो, पीपल वर ट्राइंग, कंट्रीज़ वर ट्राइंग कि ये पेट्रो
यानी पेट्रोल का ताल्लुक डॉलर से क्या है? भई पेट्रोल बेच रहे डॉलर में क्यों पैसे अदा करें? अब आप देखेंगे आने वाले वक़्तों के अंदर आप युआन के अंदर और मे बी रूबल के अंदर एक्चुअली आप पेट्रोल की, गैस की कीमतों को ये यूरोपियन ममालिक जो है वो पे कर रहे होंगे। व्हाई? बिकॉज़ अपने स्विफ्ट सिस्टम से उन्होंने उनको डी-लिंक कर दिया। नाउ दे हैव ऑल द प्लॉजिबल रीज़न्स कि जी हाँ, इनको तो बेसिकली आप तजारत को ऐसे करना है बिकॉज़ ये पूरे का पूरा यूरोप इस वक़्त अगर देखा जाए, तो वो डिपेंडेंट था रशिया के ऊपर, उनकी गैस के ऊपर, उनके पेट्रोल के जी ऊपर, बिल्कुल। इवन गंदम के ऊपर जो आपने तज़किरा किया 7% एनहांस कर गई है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात आपसे बताऊँ, इस सारी सिचुएशन के अंदर जून 2022 तक कमोडिटीज को स्टोर किया हुआ चाइना ने भी, रशिया ने, दे हैव नो प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी वेयर, आइदर एशिया के अंदर दूसरे ममालिक या फिर आप यूरोप की बात करें उनकी है, और अमेरिका अपनी जगह पे चलो ठीक चल रहा है। सो व्हाट आई से, नाउ द टाइम हैज कम जहां पर ये एशियन यूनियन बनाने की बेइंतहा जरूरत है। इसके ऊपर इनको सोचना शुरू एशियन कर देना यूनियन चाहिए। बनाने की बेइंतहा ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए जो बड़े ममालिक हैं असद महमूद साहब, उन्हीं को पहल करना होगी। अब जो छोटे ममालिक हैं उनके पास तो और बड़े मसले मसाइल हैं जिनका रोना वो रोते रहते हैं। बहरहाल असद महमूद साहब, मेरे ख्याल में इस पे भी हमें एक दिन कोई अलग से कोई सेशन रखना चाहिए, कोई प्रोग्राम रखना चाहिए कि क्यों ये सारे ममालिक इकट्ठे नहीं होते हैं और क्यों इस तरह से अमेरिका जैसे और फिर दीगर जो ममालिक हैं उनको शह मिलती रहती है और इस तरह से वो जब चाहते हैं दुनिया का नक्शा जो है वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है इनफैक्ट उसको हिला के रख देते हैं। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे रशिया और यूक्रेन तनाज़े के हवाले से। आगे बढ़ना है जी प्रोग्राम में हमें, और अब हमें बात करनी है कुछ बरतानिया के हवाले से। बताना हमें आपको ये है कि बरतानिया के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं टोनी ब्लेयर, उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू दिया है। ये जो हालिया इंटरव्यू है ये दुनिया भर में बहस का मौजू बन चुका है। इंटरव्यू के दौरान टोनी ब्लेयर से इराक की जंग, अफगानिस्तान और गुड फ्राइडे माहदे पर होने वाली बातचीत के बारे में सवालात किए गए। इस पर साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना यह था कि बुराई को जड़ से उखाड़ना सियासतदान का काम नहीं है। मुमकिन है कि उनके इराक जंग के मामले पर किए गए जो फैसले हैं वो गलत हों, लेकिन उस वक्त जो ठीक लगा उन्होंने वही किया। यूक्रेन पर रूसी हमले पर जब बात हुई तो साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने ये कह दिया कि हमारे मफादात के भी खिलाफ है कि यूरोप की दहलीज पर एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया जाए। और जब इसी प्रोग्राम के मेज़बान ने, जब ये प्रोग्राम की झलकियाँ जो आप देख रहे हैं, टोनी ब्लेयर से उनका दुनिया भर के दीगर तनाज़ात में मुदाखलत करने के बारे में पूछा तो ब्लेयर ने जवाब दिया कि बहसीत सियासतदान अपने मफादात के बारे में दानाई पर मबनी नज़रिए का मतलब है कि आप किसी भी ऐसी चीज़ को रोकने के लिए काम करें जो बिल आखिर कहीं ना कहीं आपको, आपके मुल्क को मुतासिर कर सकती है। इसी खतरे को टालने के लिए इराक और अफगानिस्तान में वो मुलव्वस रहे। नाज़रीन, अगर टोनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश के माजी के ताल्लुकात देखें तो दोनों ही एक दूसरे के करीब रहे हैं। इराक और अफगानिस्तान जंग में बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म ने न सिर्फ अमेरिका का भरपूर साथ दिया बल्कि इराक में 45,000 से ज़ायद फौज भी तैनात किए रखी। 2015 में इराक जंग से मुतालिक खुफिया दस्तावेज़ात मंजर आम पर आई, जिनमें साबिक अमेरिकी सदर बुश और टोनी ब्लेयर में खुफिया ईमेल्स और पैगामात का इंकशाफ हुआ, जिससे पता चला कि दोनों सरबराहान ने किस तरह से इस झूठी जंग का मंसूबा बनाया था। बिल्कुल जी, जंग झूठी थी या ये जंग सही थी, ये तभी पता चल रहा है बहुत सारे ममालिक की जानिब से, अमेरिका हो या बरतानिया हो, जो बड़े बरसों गुजर जाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इस जंग की जद में आते हैं, अपनी जानें गंवा बैठते हैं, अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत बेहतरीन तज्जिया इस चीज़ पर टोनी ब्लेयर के इंटरव्यू पर दे सकते थे, इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की अपना वक्त निकालें। हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं हमारे लिए। पहले तो सर ये बताइएगा कि ये जो टोनी ब्लेयर का इंटरव्यू है, इससे एक बात तो साबित हो रही है कि बड़े ममालिक के जो सरबराहान हैं, जो बड़े लोगों में शुमार होते हैं, यकीनी तौर पर जो बड़े फ़ैसले करते हैं, बाद में वो बड़े ही आराम से ये बड़े ही गलत फ़ैसले जो हैं इनके गलत साबित होने का एतराफ़ भी कर लेते हैं। असल में बड़े ममालिक तो कहना इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, इसलिए कि वो छोटे ममालिक हैं जो झूठ बोलते हैं, जिनके लीडर हिपोक्रेट्स हैं, जिनके लीडर धोखे देते हैं, जिनके लीडर जो हैं वो अवाम को गुमराह करते हैं, बाहर के अवाम को नहीं, अपने ही अवाम को गुमराह करते हैं। अगर आप टोनी ब्लेयर के बयान की बात ना भी करें तो बरतानिया के अंदर ही एक बहुत बड़ी इंक्वायरी हुई है। सर जॉन चिलकोट है जिन्होंने इराक वॉर के ऊपर इंक्वायरी की है और उन्होंने पूरा उसके अंदर इराक वॉर का कॉन्टेक्स्ट और यूके का कंडक्ट और अमेरिकन का कॉन्डक्ट जो है वो एनालाइज किया है और उनका कंक्लूजन ये है कि जी अपना सद्दाम हुसैन के पास कोई WMDs नहीं थे जिसकी वजह से इराक पे हमला किया जाता
और उनका यूके और यूएस के दरमियान कोई ऐसा माहिदा भी नहीं था कि दोनों मुल्क जाके जरूर एक दूसरे को मदद करके हमला करते, लोग अकेले भी जंग लड़ते हैं। और तीसरी बात यह कि सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका को अटैक करने की इजाजत नहीं दी थी, वो करारदाद पास नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने ये किया। और उस वक्त बरतानिया के अवाम को अपना टोनी ब्लेयर ने और अमेरिका के अवाम को जॉर्ज बुश ने जिस तरह उनसे झूठ बोला, वो आपकी नज़र के सामने है। तो असल में तो होना ये चाहिए था कि इसके ऊपर वो इंटरव्यू देने की बजाय, और फिर ट्रंप भी कह गया अपने दौरे हुकूमत में कि जी इराक पे हमला करना बहुत बड़ी गलती थी, इराक के पास कोई WMDs नहीं थे। तो बात यह कि अगर ये चीज़ें सामने आ रही तो इसमें तो इंटरनेशनल कॉन्शियस को बेदार होना चाहिए था ना। अब आप यूक्रेन के ऊपर या इराक के रूस ने जो हमला किया उस पर पूरा वेस्टर्न मीडिया चीख रहा है। मैं ये नहीं कि हमले को एडवोकेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि पूरे वेस्टर्न मीडिया का बिहेवियर देखिए, वेस्टर्न पावर्स का बिहेवियर देखिए। जब इराक पे अमेरिका ने हमला किया था और सिक्योरिटी काउंसिल उसकी इजाजत नहीं दी थी, जब सीरिया पे हमला किया था, जब लिबिया पे हम, तो जब तो वेस्टर्न मीडिया इस तरह नहीं चीखा। ये किस तरह हो सकता है कि एक जगह खून क्या सफेद है और दूसरी जगह खून के अंदर कोई रंग है, यूक्रेन के खून के अंदर कोई ज्यादा रंग है? बात तो टोनी ब्लेयर ने इस इंटरव्यू में कही है ना सर, आज उन्होंने खुद ये बात कह दी। यूक्रेन पर हमले के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो खुद उन्होंने कहा कि जी ये हमारे मफादात के भी खिलाफ है, क्योंकि यूरोप की दहलीज पर एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया जाए, ये हमारे मफादात के खिलाफ है। तो क्या जब इराक और अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई थी, उनकी खुद मुख्तारी पर यह हमला नहीं था, या फिर वो यूरोपीय ममालिक नहीं है इसलिए वहाँ के लोगों की ज़िंदगियों की कोई कदर नहीं है, उनकी खुद मुख्तारी की कोई वैल्यू नहीं है? जहां तक तो इराक की बात है, लिबिया की बात है और सीरिया की बात करें तो ये याद रहे, या पैलेस्टाइन की बात करें या कश्मीर की बात करें, तो ये जहन में रखिए कि वो मुसलमान ममालिक हैं, तो मुसलमान और वहाँ मुसलमान बसते हैं, तो मुसलमानों की जान की कोई वैल्यू टोनी ब्लेयर के नज़दीक या जॉर्ज बुश, तो मेरा ख्याल दुनिया में जिसको यू कैन काउंट एज वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट एंड हिपोक्रेट एंड लायर, जिसने 9/11 का जो मुकद के बाद जो कुछ किया वो आपकी नज़रों के सामने। तो असल में तो होना ये चाहिए ना कि इनके ऊपर वॉर क्राइम के तहत मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं हुआ। अभी वो आके कह रहे हैं कि हमसे, यानी लोगों को मार देना, तबाह कर देना, उसके बाद ये कह देना कि हमसे गलती होगी, क्या ये सफिशिएंट है? तो अगर रूस ये कह रहा है तो मैं यही तो डबल स्टैंडर्ड डबल बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जी आपके हमारे यूरोप के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, तो यूरोप के दरवाजे पे अगर दे रहा है तो रूस के दरवाजे पे आप क्यों दस्तक दे रहे हैं नेटो को डिप्लॉय करके? या आपको किसने इजाजत दी थी कि आप इराक में जाके सद्दाम हुसैन इराक वाज ए सॉवरेन कंट्री? लेकिन ये तमाम चीजें अब बड़ी बेहसन तरीके से, और इनके जो बिहेवियर्स हैं, इनका झूठ, इनका धोखा, इनका फरेब, इनकी हिपोक्रेसी, इनके डार्क फेसेस, ये मत समझे कि बरतानिया ने तो कॉलोनियलिज्म में बंगाल में क्या किया था, याद है आपको, जब वो अपना वहां पे कहत पड़ा था? तो ये तो क्रिमिनल्स हैं, दे आर लायर्स एंड दे आर क्रिमिनल्स, ये टोनी ब्लेयर इनका जैसे और बुश एहतसाब जैसे कैसे लोग होगा? हैं। क्रिमिनल्स तो ये हैं सर, आप बजा फरमा रहे हैं, ये चीज़ें हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई हैं, कहीं ना इनका कहीं उन्होंने हिसाब इतराफ़ भी नहीं कर हो लिया है। सकता। नहीं सर, हमने देखा था ना कि 2009 में बरतानवी हुकूमत के इराक जंग में किरदार पर एक तहकीकाती कमीशन बनाया गया था, आपको भी याद होगा यकीनी तौर पर। टोनी ब्लेयर जो हैं उन पर जंगी जराइम में मुलविस होने के इल्ज़ामात आयद हुए थे, वो इन पर पेश भी होते रहे इस कमीशन के आगे। 2015 में उन्होंने खुद इंकशाफ एतराफ़ भी कर लिया इस बात का कि हाँ जी इराक पर हमला जो है वो जंगी जुर्म था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कमीशन अपनी जगह, पेशियाँ अपनी जगह, एतराफ़ अपनी जगह, लेकिन सज़ा तो क्या उस दौरान उनके जराइम को माना भी नहीं गया, खुद उनके तराफ़ के बावजूद सज़ा देना तो बड़ी दूर की बात है सर। ये सवालिया निशान नहीं है बरतानिया के खुद अपने इंसाफ के निज़ाम पे? ये तो पूरी दुनिया के इंसाफ के नवाज में सवालिया निशान है, पूरी दुनिया के इंसाफ के ऊपर सवाल, यूनाइटेड नेशंस के इंसाफ के ऊपर सवालिया निशान है। मैं आपसे कह रहा हूँ सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन नहीं पास की थी इराक पे हमला करने की, तो मैं तो यही कह रहे हैं कि इनको तो यूनाइटेड, जब आप कहते हैं कि हाफिज सईद को आप पॉइंट आउट कर देते हैं, आप बाकी लोगों को पॉइंट आउट करते हैं कि जी वो जो है उनको हमने प्रोस्क्राइब डिक्लेयर कर दिया है, तो ये लोग जो इतने लोगों को मारते हैं, इतने लोगों के जो तो रिएक्ट करना है वर्ल्ड बॉडीज ने, यानी दुनिया की जो ताकतों के खिलाफ, इन पावरफुल लोगों के खिलाफ अगर किसी ने रिएक्ट करना है तो वो बॉडीज हैं जो बनाई गई हैं यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर इन्हीं चीजों को हैंडल करने के लिए। जब वो यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन गई हो, तो आपने सही फरमाया कि फिर वो आके अपना
कबूल करते रहेंगे, स्कॉट फ्री चले जाएंगे, ना उनसे कोई पूछेगा, ना उनकी अपनी पब्लिक ही उनसे पूछेगी। असल में तो बरतानिया जो इतना क्लेम करता है कि जो हम ह्यूमन राइट्स को लेके चल रहे हैं और हमारा इंसाफ का सिस्टम बहुत आला है, तो उनको भी तो इस चीज को नोटिस लेना चाहिए ना कि आप उसके ठीक खिलाफ है सर, अगर ये उसने चले दुनिया से सही तो सर, झूठ आप बोला। आपकी बात बजा है, उनको नोटिस लेना चाहिए, लेकिन आपने खुद ही फरमा दिया ना नोटिस नहीं ले रहे। और जिस तरह से आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ये सो कॉल्ड बड़े ममालिक हैं, इनकी जो हरकतें हैं वो बड़े ममालिक वाली नहीं हैं, तो ये जिनको छोटे ममालिक समझते हैं, हम जैसे ममालिक, एशिया के अंदर इतने ममालिक, ये जो इराक़ में हुआ, जो जो आप शाम में जो कुछ हुआ, जिस तरह से हुआ, जो अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ, हम सब के लिए नहीं है ये एक सोचने का मकाम कि चलें अब इतना सारा कुछ हमारे साथ हो गया है, अब यूक्रेन पे इन लोगों का क्या किरदार है, चलें उससे ही हम कोई सबक हासिल कर लें, अभी हम कुछ खुद इकट्ठे हो जाएं, इनकी तरफ देखना बंद कर दें सर। कब अब जब हम देखना बंद करते हैं, या हमारे यहाँ देखिए ना, हम अभी आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें, अगर आपने देखना बंद किया या कोई एक दो बयान आपके प्राइम मिनिस्टर ने दिए तो उसके ऊपर आप दुनिया तो क्या, दुनिया तो खड़ी होगी, आपके अंदर के लोग खड़े हो गए कि जी आपको अपना रूस जाना ही नहीं चाहिए था, आपको रशिया का, भाई यूक्रेन के अंदर वॉर जो है वो तो बहुत पहले प्लान हो चुकी थी। तो हमारे बात यह है कि यूनिटी, जिससे यूनिटी ऑफ थॉट, एक चीज होती है जो लोगों में यूनिटी होती है, एक होता है यूनिज्म जो आपकी सोच के अंदर आता है और वो बेस करता है आपके अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, और उसके साथ साथ आपको सिर्फ अपने मुल्क का नहीं बल्कि अपने खित्ते के हालात को भी देखना होता है। लेकिन ये रियलाइजेशन नहीं है हमारे यहाँ ना। किसी जगह से ये आवाज उठी कि उनको ट्राई किया जाए, किसी जगह से, किसी मुल्क से आवाज उठी कि उनको ट्राई किया जाए, किसी मुल्क से एक कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास हुई किसी करार अपने असेंबली में कि जी ये टोनी ब्लेयर ने बात की है और उसे अभी कबूल कर लिया, तो टोनी ब्लेयर के खिलाफ जंगी अपना जराइम के तहत मुकदमा चलाया जाए। चले, हमसे दुनिया से झूठ बोला, उसने बरतानिया के लोगों से भी तो झूठ बोला, तो टैक्स तो बरतानिया के लोग अपनी हुकूमत को पे करते हैं अपनी वेलफेयर के लिए, अगर वो पैसा जंग की तरफ चला गया है तो बरतानिया के अंदर तो, लेकिन ये चीजें सारी इनके ऊपर कवर करते, इनके ऊपर ब्लैंकेट डाल के इन लोगों को कंट्रोल जो है सीन से हटाने की कोशिश। अभी बुश से आज तक किसी ने पूछा कि भाई तुमने अफगानिस्तान पे क्यों हमला किया था, 20 साल बाद आप निकल के गए, जिस तरह ड्रोन अटैक बाराक ओबामा से किसी ने, वो तो बाराक ओबामा को तो आपने डबल अमन का नोबेल प्राइज दे दिया, इतने सारे ड्रोन अटैक करके, और मुसलमान वाले को। तो ये चीजें जो है ना, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स के तौर पर इसी तरह चलती रही हैं और इसी तरह चलती रहेंगी। और जो ममालिक जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, और अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं भी, तो वो किसी ना किसी के पपट बने हुए हैं, किसी ना किसी पावर के साथ लगे। जब तक यहाँ पे पावर ब्लॉक्स क्रिएट नहीं होंगे, और वो पावर ब्लॉक्स क्रिएट होंगे चाइना के साथ, रशिया के साथ, दुनिया के अंदर ताकतें नहीं उभरेंगी। जब तक आप अमेरिका का हेजेमोनिक यूनिलैटरलिज्म खत्म नहीं करेंगे, दुनिया के अंदर उस वक्त तक काउंटर चेक नहीं आएगा। और इसी किस्म के मजालिम जो हैं वो बहुत सारे ममालिक के ऊपर। अब आप जब कश्मीर की बात करते हैं कि जी अगर आप यूक्रेन की बात कर रहे हैं तो कश्मीर में इतने जुल्म हो रहे हैं, तो वहां पे जनाब वो कह देते हैं कि जी ये तो बायलैटरल मामला। बायलैटरल मामला तो है, लेकिन लोग तो वहां जो रह रहे हैं वो इंसान तो हैं। तो ये रियलाइजेशन जो है ये इसलिए नहीं है कि उनके इंटरेस्ट जो है वो रिवॉल्व करते हैं लोगों को कत्ल करने पे, मारने पे, मुल्कों को तबाह करने पे, और वो तबाह करके अपनी जो हेजेमनी है और अपना जो बड़ापन है, क्या लोगों को मार के अपने आप को बड़ा कोई साबित कर सकते? वो तो कातिल होता है जो लोगों को कत्ल करता हुआ, वो बड़ी ताकत तो नहीं होती। लेकिन क्योंकि हमारे जैसे ममालिक उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। अगर मिडिल ईस्ट पे कुछ हुआ था तो मिडिल ईस्ट के मुल्कों को खड़ा होना चाहिए था ना कि आपने इराक पे ये किया, लिबिया पे ये किया, लेकिन क्या ये आवाजें उठी? चूंकि एक यूनिटी नहीं है, यूनिटी एक पावर, ओआईसी के अंदर ही अगर ये आवाजें उठी और मुस्लिम ममालिक, तो बहुत सारा काउंटर चेक आ सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि दुनिया की सियासत जो है वो इसी तरह चली है, और मेरा ख्याल है इसी तरह आने वाले दिनों में चलती रहेगी। बहरहाल ये तो फिर बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल रहेगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली शाह साहब अगर इसी तरह से चलती रहेगी तो फिर इस तरह तो मजलूम पिसता रहेगा। बहरहाल आपका तज्जिया हम तक पहुंचा, आपका तबसरा हम तक पहुंचा, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे थे और बता रहे थे कि जी टोनी ब्लेयर के जो इतराफ़ हैं उनके बावजूद उनके खिलाफ कुछ ना होना, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैर जी, अमेरिका का रुख कर लेते हैं। अमेरिका का रुख हमें अभी इसलिए करना है क्योंकि वहाँ की एक रियासत है आयोवा, वहाँ तूफ़ान से अब तक 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो रियासत फ्लोरिडा है, वहाँ जंगलात में लगी आग का फैलाव बढ़ने लगा है।
एक ही मुल्क है, दो मुख्तलिफ सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। खतरात के पेश नज़र 1100 मकानात जो हैं फ्लोरिडा के अंदर खाली करा लिए गए हैं, जबकि कई घर अब तक नजर आतिश भी हो चुके हैं। रियासत आयोवा से टकराने वाले 3 मुख्तलिफ तूफ़ानों में हलाक 7 अफराद में 2 बच्चे भी शामिल हैं। 135 मील पर घंटा रफ्तार वाला ये तूफ़ान जो है दर्जनों घर तबाह कर चुका है। हुकाम बताते हैं कि इस तरह के ताकतवर तूफ़ान अप्रैल और मई में तो सामने आते हैं, लेकिन मार्च के महीने में इस तरह के तूफ़ान मुस्तकबिल के लिए भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। अमेरिकी रियासतों में इस वक्त आग और तूफ़ान के बाद सूरत हाल क्या है, क्यों इस तरह की जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उनके बाद इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, कहीं तूफ़ान है तो कहीं आग है। इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, आपसे शेयर कर लेते हैं। अमेरिकी रियासत आयोवा से हफ्ते के रोज टकराने वाले ताकतवर तूफान से अब तक 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हलाक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिकी नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक रियासत से 3 तूफान गुजरे, जिनमें सबसे ज्यादा ताकतवर तूफान की रफ्तार 135 मील फी घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा थी। सबसे ज्यादा 6 हलाकतें मेडिसन काउंटी में हुई, जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हैं। हुकाम के मुताबिक सिर्फ मेडिसन काउंटी में 52 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि इस तरह के ताकतवर तूफान अप्रैल और मई में तो सामने आते हैं, लेकिन मार्च के महीने में इस तरह के तूफान मुस्तकबिल के लिए भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। एक रियासत में अगर तूफान तबाही मचा रहा है तो दूसरी जानिब अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में इस वक्त जंगलात में लगी आग तेजी से फैलती जा रही है। आबादी को पेश नजर खतरात के बायस अब तक 1100 से ज्यादा मकानात खाली करा लिए गए हैं। जंगल की आग शुमाल मगरबी फ्लोरिडा में वाक़ई फ्लोरिडा कॉरिडोर में लगी और बे काउंटी से आगे तेजी से फैलती जा रही है। मकामी मीडिया के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स और हंगामी अमला इस वक्त काम कर रहा है। फ्लोरिडा के गवर्नर ने मीडिया ब्रीफिंग में जंगल की आग को भयानक करार देते हुए कहा कि ये इंतहाई तेजी से फैल रही है। खुश्क मौसम, तेज हवाएं और 2018 में समुद्री तूफान माइकल से तबाहशुदा 72 मिलियन टन दरख्त का मवाद ईंधन के तौर पर इस्तेमाल के लिए मौजूद थे। वही तबाहशुदा दरख्त इस आग का बायस बने। हुकाम का कहना है कि इलाका मकीनों के लिए शेल्टर कायम किया गया है, लेकिन अभी ये मालूम नहीं है कि कितने अरसे तक मकीनों को यहाँ रहना पड़ेगा। इस वक्त रियासत फ्लोरिडा में 150 मकामात पर लगी आग से 12,000 एकड़ से ज्यादा का रकबा जल चुका है। फ्लोरिडा के जंगली हुकाम के नुमाइंदे का कहना है कि आमतौर पर अप्रैल मई में इस तरह की आग देखने में आती है, लेकिन अब मार्च में ही इतने बड़े पैमाने पर फैलने वाली आग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल जंगलात में लगने वाली आग का सीजन किस कदर खतरनाक होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात अमेरिका में बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल न्यूयॉर्क में आने वाला तारीखी सैलाब और 2020 में कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग इसका मुंह बोलता सबूत हैं। गुज़िश्ता माह अमेरिकी जरीदे में सामने आने वाली तहकीक में ये भी इंकशाफ किया गया था कि मगरबी अमेरिकी रियासतों को 1200 सालों की बदतरीन खुश्कसाली का सामना है। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया था कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से गर्मी और खुश्कसाली की शिद्दत में मुस्तकबिल में भी कमी के आसार नहीं दिखाई दे रहे। सऊदीया से खबर शामिल करनी है हमें, जहां दारुल-हुकूमत रियाद में आलमी दिफाई नुमाइश का दूसरा रोज़ है। इसकी खास बात यह है नाज़रीन कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जानिब से BW गन्स की सीरीज़ BW-20 की लॉन्च की तकरीब हुई है, जिसे दुनिया भर के असलहा साजों ने बहुत ज़्यादा सराहा है। इस नुमाइश का जो मकसद है वो फ़ज़ाई, ज़मीनी, समुद्री निज़ामों और सैटेलाइट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के दरमियान मुश्तरका रवाबित पर तवज्जो मरकूज़ करना है। 9 मार्च तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में और कौन से पवेलियन हैं जो यहाँ का रुख करने वालों की तवज्जो अपनी तरफ खींच रहे हैं, एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, आपको दिखाएंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पहली बार आलमी दिफाई नुमाइश जारी है। दुनिया के 42 ममालिक से ताल्लुक रखने वाली 600 के करीब कंपनियां शरीक हैं। पाकिस्तान से हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्सला और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समेत 13 कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इस वर्ल्ड डिफेंस शो में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अपनी डिजाइन करदा नई गन BW-20 को लॉन्च किया, जिसे दुनिया भर के असलहा साजों ने पसंद किया है। तकरीब में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तर्जमान ने बताया कि G3 राइफल के मुकाबले में BW-20 ज्यादा अहम है। कम लागत में तैयार की गई इस गन्स को दुनिया भर में फरोख्त भी किया जा सकता है। मशरिक़ वुस्ता, यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक के नुमाइंदों ने
पाकिस्तान के बनाए गए दिफाई साजो सामान की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की। नुमाइश में रूस और यूक्रेन के पवेलियन भी शुराका की तवज्जो अपनी तरफ खींचे हुए हैं। अस्करी साजो सामान की रूसी कंपनी ने हमला आवर फौजी हेलीकॉप्टरों के नमूने पेश किए हैं। इनके अलावा तैयारा शिकन निजाम, फिजाई दिफाई निजाम, ड्रोन तैयारे और भारी तोपें भी रखी गई हैं। उधर यूक्रेन की अस्करी साजो सामान की कंपनी ने नुमाइश में मुतादिद फौजी टैंक, 72 बंद गाड़ियां और ड्रोन शिकन निजाम पेश किए हैं। नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब गुज़िश्ता रोज हुई थी, जिसमें सऊदी नेशनल गार्ड के फौजी दस्ते ने सलामी दी। सऊदी मिलिट्री बैंड ने भी खूबसूरत धुनें बखेरी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी नुमाइश देखने पहुंचे। सऊदी हुकाम के मुताबिक ये नुमाइश हर 2 साल में एक मरतबा मुनाकिद की जाएगी, जिसके जरिए दिफाई सेक्टर में अहम तरीन आलमी कंपनियों और इदारों की जानिब से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और इजादात को मंजर आम पर लाया जाएगा। बिल्कुल जी, प्रोग्राम में अब हम आपको बताएंगे सिचुएशन मगरबी अफ्रीकी मुल्क माली की, जहां फ़ौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो तेज़ कर दिया है। हुकूमती तर्जुमान ने 70 जंगजुओं को ठिकाने लगाने का दावा भी कर दिया है। बेअमनी के शिकार इस मुल्क में जंगजुओं ने 20 ऐसी जगहें हैं जहां पर हमले किए हैं और इसके अंदर बताया ये जा रहा है कि 27 फ़ौजी हलाक हुए हैं जब एक बेस कैंप पर हमला किया गया, जबकि इस बेस कैंप पर हमले के दौरान 33 अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। जुमे के रोज़ कैंप पर होने वाले इस हमले के बाद 7 फ़ौजी जो हैं वो अभी तक लापता हैं। बर्किना फासो और माली की सरहद पर वाक़ देही इलाका मंडोरो जो है, वहाँ माली हुकूमत के ख़िलाफ़ बागियों के हमले आम हैं। 2019 में इसी इलाके में फ़ौजी कैंप पर हमला हुआ था, जिसमें 50 फ़ौजी मारे गए थे। इस इलाके में अलकायदा और दाइश से वाबस्ता तंजीमें भी सरगर्म रहती हैं, जो माली की सरहदों से निकलकर अब नाइजर और बर्किना फासो में भी दहशत की अलामत बनती जा रही हैं। क्या वजह है कि ये तंजीमें यहाँ इस कदर ताकतवर हो चुकी हैं? इनको रोकने के लिए जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो क्यों कामयाब नहीं हो पा रही हैं? आपको पैकेज दिखाते हैं इस पर। मगरबी अफ्रीकी मुल्क माली में हुकूमत और बागियों के दरमियान झड़पें बढ़ती जा रही हैं। बर्किना फासो के साथ जुड़े सरहदी इलाके मंडोरो में दहशत गर्दों के हालिया हमले में अब तक 27 फौजियों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। 33 फौजी ज़ेर इलाज हैं, जबकि हमले के बाद से 7 फौजी अब तक लापता हैं। हुकूमती तर्जुमान ने भी जवाबी हमले में बागियों के 70 से जायद एहलकार हलाक करने का दावा किया है। मंडोरो के सरहदी इलाके में हुकूमत और फौजी कैंप पर हमले आम हैं। 2019 में ऐसे ही हमले में 50 फौजी हलाक हो गए थे। वस्ती माली के इलाकों में अलकायदा और दाइश दोनों से वाबस्ता तंजीमें सरगर्म हैं और फ्रांस के इस खित्ते में मौजूद 4000 फौजियों के इनखला के बाद अब इन तंजीमों की सरगर्मियां भी बढ़ने का इम्कान है। 2012 में अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले इंतहा पसंदों का मुल्क के शुमाली इलाकों में कब्जा बढ़ने लगा तो फ्रांस, जो कि 1960 तक माली पर साम्राज्यी इक्तिदार संभाले हुए था, उसी ने मदद के लिए माली में अपने फौजी भेज दिए। 2013 से रवां साल तक फ्रांस के कई हजार फौजी इंतहा पसंदों के खिलाफ लड़ने में माली की हुकूमत की मदद के लिए तैनात थे, लेकिन गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान इन तंजीमों के हमले रुकने के बजाय बढ़ते गए। माली के सरहदों से जुड़े दीगर ममालिक नाइजर, बर्किना फासो में भी इन तंजीमों ने पंजे काट लिए हैं। इन तंजीमों के दहशतगर्दाना हमलों में हजारों की तादाद में आम अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं, जबकि 20 लाख से ज्यादा लोग तशद्दुद से तंग आकर अपने घर बार छोड़कर जा चुके हैं। सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल के दौरान बागी अफवाज की जानिब से माली और माली की सरहद से जुड़े ममालिक पर 800 से ज्यादा हमले किए गए। एक जानिब जहां मुल्क में बागियों की कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं हुकूमती अदम इस्तेकाम भी उसकी शिद्दत में इजाफे का बायस बन रहा है। 2020 में हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। 2021 में उबूरी हुकूमत के खिलाफ भी एक बार फिर से फौजी बगावत सामने आई, जिसके बाद फ्रांस और माली की फौजी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात के बाद फ्रांस ने अपनी अफवाज भी माली से निकाल ली हैं। फौजी बागियों की हुकूमती मुंतकिली में ताखीर के बायस दीगर मगरबी अफ्रीकी ममालिक की जानिब से भी माली को पाबंदियों का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, दिन भर की अहम खबरें हमने आप तक पहुंचाई। अब आपसे कल मुलाकात हो रही होगी 11:10 पर, लेकिन जाते जाते हम आपको दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और अजीब खबरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। हमारी सेगमेंट चलते चलते में ये सेगमेंट देखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद। थाईलैंड में हुई 102 साला बूढ़े शख्स ने 100 मीटर दौड़ में पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल जीत लिया। थाईलैंड में गुज़िश्ता 26 साल से मास्टर एथलीट चैंपियनशिप मुनाकिद होती आ रही है, जिसमें 35 साल से ऊपर की उम्र के लोग
हिस्सा ले सकते हैं। सावांग इस चैंपियनशिप के सब उम्र रसीदा एथलीट हैं और पिछले 4 सालों से इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। बुजुर्ग शख्स का कहना है कि गेमों में हिस्सा लेने के बाद से न सिर्फ उनकी जिस्मानी बल्कि ज़हनी सेहत भी बेहतर हुई है और वो जब तक जिंदा हैं इन मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहते हैं। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के चिड़ियाघर में शाही जानवर की सबसे बड़ी कठपुतली का इफ्तिताह कर दिया गया। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि 20 फुट लंबी और 20 फुट चौड़ी इस कठपुतली को बनाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस कोसल जानवर के करीब तरीन बनाने के लिए 2000 से ज्यादा कांटे लगाए गए, जिनको बनाने और 2 मंजिला इमारत जितनी कठपुतली पर लगाने में हजारों घंटे लगे। इस कठपुतली को पुरसी का नाम दिया गया है और चिड़ियाघर में बच्चों की बड़ी तादाद इसको देखने आ रही है। आयरलैंड के शहर डबलिन में जारी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फिल्मी मेला शायकीन की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। डबलिन फिल्म फेस्टिवल को गुज़िश्ता साल कोरोना के खतरात के पेश नजर वर्चुअल कर दिया गया था, लेकिन रवां साल हालात में बेहतरी के बाद दुनिया भर के सितारे रेड कार्पेट पर जगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिल्म फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में आरिश जबान की फिल्म द क्वाइट गर्ल को बैनुल अक़वामी मेहमानों, जिनमें फिल्मी सनत से वाबस्ता फनकार, हदायतकार और नाकिदीन और मुबस्सिरीन शामिल थे, के सामने पेश किया गया, जिसने नाकिदीन से खूब दाद समेटी। डबलिन में 30 फरवरी को शुरू होने वाला ये मेला 6 मार्च तक जारी रहेगा। जापान के एक रेस्टोरेंट में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लालटेन डाइनिंग लोगों में काफी मकबूल हो रही है। इस रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमान को नशिस्त पर बिठाकर होटल का अमला उसे खूबसूरत लालटेन नुमा शफाफ और रोशन कवर से ढांप देता है और इस तरह मेहमानों को डिनर टेबल पर मास्क पहनने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। लालटेन डाइनिंग में मौजूद शख्स न सिर्फ आराम से खाना खा सकता है बल्कि समाजी फासला बरकरार रखते हुए सामने मौजूद दोस्त, अहबाब या दीगर अफराद से गुफ्तगू भी कर सकता है।